हिंदी दर्शन में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हमने रीतिकालीन कवि देव की एक सवैया और दो कवित पढ़े, उनकी पद व्याख्या की, पाठ्यपुस्तक में लगे हुए अभ्यास प्रश्न देखे और इसके अतिरिक्त कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन हमने किया। आज की कक्षा में हम छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद को पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में काशी में हुआ। सुंगनी साहू नाम के प्रसिद्ध घराने में हुआ और इनकी मृत्यु 1937 ईस्वी में हुई। लगभग 48 वर्ष की अल्पायु में ये स्वर्ग सिधार गए। जयशंकर प्रसाद जी के बचपन का नाम झारखंडी था और ये ब्रजभाषा में कलाधर उपनाम से अपनी कविताएं लिखते थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में प्रेम पथिक का नाम आता है, जो पहले ब्रजभाषा में लिखी गई और फिर खड़ी बोली में 1913 में लिखी गई। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि जयशंकर प्रसाद की वह कौन सी रचना है जो पहले ब्रजभाषा में लिखी गई और फिर परिवर्तित होकर इसे खड़ी बोली में कर दिया गया। तो वह है प्रेम पथिक, जो एक प्रबंध काव्य है और इसमें जो प्रणय भावनाएं हैं उसका वर्णन किया गया है। अर्थात यह जो संग्रह है इसमें प्रणय भावनाओं का वर्णन किया गया है। फिर हम देखते हैं चित्राधार। चित्राधार में 1906 से 1909 ईस्वी के मध्य विविध पत्र पत्रिकाओं में संकलित जो कविताएं हैं उनका वर्णन किया गया है। इन कविताओं में अयोध्या का उद्धार, वनमिलन और कल्पना, सुख और प्रेम राज्य आदि कविताओं का संकलन किया गया है। इसके भी 2 संस्करण प्राप्त होते हैं। जो प्रथम संस्करण में इसकी ब्रजभाषा और खड़ी बोली दोनों में रचित कविताओं का संकलन मिलता है और जो द्वितीय संस्करण है उसमें केवल ब्रजभाषा में रचित कविताओं का संकलन मिलता है। फिर हम देखते हैं कानन कुसुम। कानन कुसुम एक कविता संग्रह है जिसमें 1909 ईस्वी से लेकर के 1913 ईस्वी तक के मध्य जो रचित स्फुट कविताओं का संकलन है वह किया गया है। ये कविताएं पहले इंदु पत्रिका में छपती थी। कौन सी कविताएं? जो कानन कुसुम में संकलित कविताएं हैं यह पहले इंदु पत्रिका में छपती थी और इसमें जो कविताएं हैं वह 1909 से 1913 ईस्वी तक के मध्य में जो लिखी हुई स्फुट कविताएं हैं उनका वर्णन किया गया है। यह इनकी खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह माना जाता है। खड़ी बोली की कविताओं का प्रथम संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम माना जाता है। फिर हम देखते हैं महाराणा का महत्व। ये नाम से स्पष्ट हो रहा है कि यह एक तरह से ऐतिहासिक खंड काव्य है। फिर हम देखते हैं झरना। इसकी रचना का समय भी आप याद रखेंगे। झरना का 1918 ईस्वी में झरना लिखा गया और ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह छायावादी दृष्टिकोण को लेकर सर्वप्रथम उजागर हुआ। इस वजह से क्या हुआ कि जो अधिकांश इतिहासकार हैं उन्होंने इसे प्रथम जो छायावादी रचना है वह मानना स्वीकार किया। झरना एक तरह का गीत संग्रह है। इसमें प्रसाद जी की जो भावनाएं हैं वह विविध रूपों में बिखरी हुई दिखाई दी हैं। जैसे एक और इन्होंने इसमें प्रकृति की मंजुल मनोहर मूर्ति का चित्रण सजीव रूप में किया है, तो दूसरी ओर प्रणय की कोमलता का भी चित्रण किया है। प्रसाद जी की छायावादी दृष्टिकोण की यह सर्वप्रथम रचना मानी जाती है, इसलिए यह महत्वपूर्ण रचना हो जाती है। फिर हम देखते हैं आंसू। आंसू 1925 ईस्वी में आता है और यह एक तरह का स्मृति काव्य है जिसमें हृदय के सहज स्वाभाविक उच्छ्वासों के रूप में इसे प्रस्तुत किया गया है। कथानक के रूप में रेखाएं हैं, इसमें स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु फिर भी अतीत की जो स्मृतियां हैं उसकी अभिव्यंजना इसमें योजनाबद्ध तरीके से होती है। अतः अतीत की स्मृतियों की अभिव्यंजना का यह महत्वपूर्ण काव्य सिद्ध होता है। कवि पाठक को संबोधित करते हुए इस संग्रह में कहता है कि अवकाश भला है किनको सुनने की करुण कथाएं। अपनी करुण जो गाथा है वह सुनाने के लिए उपयुक्त एक पृष्ठभूमि तैयार कवि इस संग्रह के माध्यम से करता है। फिर हम देखते हैं लहर, जो 1933 ईस्वी में आता है। यह इनका एक कविता संग्रह है या गीति काव्य भी जिसे हम कह सकते हैं। इसमें 1925 अर्थात आंसू से लेकर के 1933 ईस्वी तक की कविताओं का संकलन किया गया है। इस काव्य में प्रसाद जी की जो गीत कला है उसका उत्कृष्ट रूप हमें दिखाई देता है। इन गीतों में कहीं तो प्रकृति की सौंदर्य का वर्णन मिलता है और कहीं प्रणय की तीव्र अनुभूति का, कहीं करुणा की अभिव्यक्ति होती है, तो कहीं रहस्यवादी संकेत भी इसमें देखने को मिलता है। इस वजह से लहर भी एक महत्वपूर्ण संग्रह
की श्रेणी में आता है। फिर हम देखते हैं जो जयशंकर प्रसाद का कामायनी, जो सबसे महत्वपूर्ण है। कामायनी है, यह इनकी 1935 की रचना मानी जाती है और अंतिम और सर्वश्रेष्ठ रचना भी इनकी कामायनी ही मानी जाती है। यह एक प्रबंध काव्य है जिसमें मनु की जीवन गाथा का वर्णन किया गया है। इस काव्य में मुख्यतः 3 पात्र हैं, मनु, श्रद्धा और ईड़ा। इसका जो प्रथम सर्ग है वह चिंता है। इसके कुल 15 सर्ग हैं। 15 सर्गों में यह कामायनी महाकाव्य लिखा गया है। यह एक महाकाव्य है। इसके 15 सर्ग आपको याद रखने हैं क्योंकि कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। ये इसके 15 सर्ग हैं जो 3-3 करके जोड़े में आपको याद रखने हैं। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। प्रसाद जी को कामायनी लेखन की प्रेरणा है वह सतपथ ब्राह्मण से मिलती है। इनके लेखन का जो मुख्य उद्देश्य होता है वह आनंदवाद की स्थापना करना होता है। नंदुलारी वाजपेयी जी ने कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास और नए युग का काव्य कहकर भी पुकारा है। कामायनी के लिए इन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक जो पुरस्कार है वह मिला है। आगे हम देखते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य जो जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित हैं। ये छायावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। छायावाद का ब्रह्मा कहते हैं इनको। शुक्ल जी ने इन्हें मधुचर्या का कवि कहा है और करुणालय जो इनकी रचना है वह हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि हिंदी का प्रथम गीति नाट्य करुणालय है। उर्वशी चंपू काव्य है और जो सर्वश्रेष्ठ ख्याति इनको मिलती है वह नाटककार के रूप में मिलती है। इन्होंने कई ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं जिनमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक आते हैं। इनके 3 प्रमुख उपन्यास हैं, कंकाल, तितली और इरावती। ये हुआ जयशंकर प्रसाद जी का कवि परिचय जो हमने अभी देखा। अब हम जो पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ प्रसाद जी का जीवन परिचय है वो पढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में इन्होंने पढ़ाई की, परंतु स्थितियां अनुकूल न होने के कारण 8वीं से आगे ये नहीं पढ़ पाए। इनकी जो शिक्षा है वह 8वीं कक्षा तक ही हो पाई। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में एक जयशंकर प्रसाद का 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं चित्राधार, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। इन सब पर चर्चा हम पहले थोड़ी थोड़ी कर चुके हैं। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति माने जाने वाली जो कामायनी है उस पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुवस्वामिनी उनके नाटक हैं, तो कंकाल, तितली और इरावती इनके उपन्यास हैं। आकाश, आंधी और इंद्रजाल उनके कहानी संग्रह हैं। प्रसाद का साहित्य जीवन की कोमलता, माधुर्य शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषताएं हैं। तो जयशंकर जो प्रसाद हैं या छायावादी जो कविता है उसकी विशेषताएं कौन कौन सी बताई गई हैं। छायावादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। प्रेमचंद के संपादन में हंस पत्रिका का एक आत्मकथ्य विशेषांक निकलना तय हुआ। किसके संपादन में? प्रेमचंद के संपादन में एक आत्मकथा विशेषांक निकालना तय हुआ था। प्रसाद जी के जो मित्रों ने आग्रह किया था कि वे भी आत्मकथा लिखें, प्रसाद जी इससे सहमत नहीं हुए थे। इसी असहमति के तर्क से पैदा हुई कविता है आत्मकथ्य जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई है। तो हुआ क्या था कि प्रेमचंद जी हंस पत्रिका का संपादन कर रहे थे और उन्होंने कहा कि एक आत्मकथा पर इस पत्रिका में विशेषांक निकालना चाहिए। तो प्रसाद जी के जो मित्रगण थे उन्होंने कहा कि आपको भी आत्मकथा लिखनी चाहिए। प्रसाद जी इससे सहमत नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जो लिखा वह
आत्मकथ्य के नाम से कविता जो है वो इसी आत्मकथांश में या आत्मकथा विशेषांक में निकली। यह कविता पहली बार 1932 ईस्वी में हंस में, सबसे पहले हंस पत्रिका में ये निकली थी, आत्मकथा विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में ये लिखी गई कविता है, जिसमें जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों को अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों और बिंबों का प्रयोग यहाँ किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बताया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। अर्थात इन्होंने अपने जीवन को सामान्य लोगों जैसा जीवन बताते हुए इसमें आत्मकथा मतलब आत्मकथ्य में कहा है। कुछ कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि का यथार्थ की स्वीकृति है तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी झलकती है। अब हम देखते हैं जो हमारी पाठ्य पुस्तक में लगी हुई कविता है आत्मकथ्य, जो जयशंकर प्रसाद जी की है, उसके बारे में ये क्या कह रहे हैं। ये जो कविता है इसकी रचना जयशंकर प्रसाद जी ने क्यों की थी, अपने जो मित्र हैं उनके निवेदन का मान रखने के लिए। क्यों? क्योंकि जो हंस पत्रिका में आत्मकथा पर जो विशेषांक निकल रहा था उसमें इनके मित्रों ने इनसे निवेदन किया था, तो उनका मान रखने के लिए जयशंकर प्रसाद जी ने ऐसा किया था। इन्होंने इस काव्य की जो रचना है वो इसीलिए की थी और उन्होंने जीवन के प्रति अपने जो अनुभव हैं उनका वर्णन इस कविता में किया है। उनके अनुसार ये जो संसार है ये नश्वर है, क्योंकि प्रत्येक जीवन एक न एक दिन मुरझाई हुई पत्ती सा टूटकर गिर जाता है। उन्होंने इस काव्य में जीवन के यथार्थ और अभाव को दिखाया है कि किस प्रकार हर आदमी कहीं न कहीं किसी चोट के कारण दुखी होता है, फिर चाहे वो चोट प्रेमिका का न मिलना हो या फिर मित्रों के द्वारा धोखा देना हो। ये जयशंकर प्रसाद जी इस आत्मकथ्य कविता में कहते हैं। उनके अनुसार उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिससे लोग उनकी आत्मकथा सुनकर वाह वाह करेंगे। उन्हें तो लगता है कि अगर उन्होंने अपने जीवन का सत्य सबको बताया तो लोग उन पर हंसी ही उड़ाएंगे। उनके जो मित्र हैं वो खुद दोषी समझेंगे खुद को। कवि के अनुसार उनका जीवन सरलता और दुर्बलता से भरा हुआ है और उन्होंने जीवन में कोई महान कार्य नहीं किया है। उनके अनुसार उनकी जीवन रूपी गगरी खाली ही रह गई है। इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं कि इन पंक्तियों में जहाँ एक ओर कवि की सादगी का पता चलता है तो दूसरी ओर महानता भी प्रकट होती है। अब हम देखते हैं कविता को अच्छे से समझते हैं, एक एक लाइन का अर्थ समझते हैं, भावार्थ देखते हैं। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। यहाँ कवि ने अपने मन को मधुप बताया है। और मधुप क्या बताया? मधुप को अपने मन को किसकी संज्ञा दी है? भंवरे की संज्ञा देकर कवि कह रहे हैं कि वह गुनगुनाकर पता नहीं क्या कहानी कहना चाह रहा है। कौन? अपना मन, भंवरा। वह यह नहीं समझ पा रहा है कि वह अपनी जीवन गाथा की कौन सी कहानी कहे। क्यों? मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। उसके समीप मुरझाकर गिरते हुए पत्ते जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य का जीवन भी एक न एक दिन समाप्त हो जाना है। तो यहाँ कवि ने क्या बताया है? जो पत्ता है, मुरझाकर जो पत्तियां गिर रही हैं उसे जीवन की नश्वरता का प्रतीक बताया। अगली लाइन देखते हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग्य मलिन उपहास। कवि के अनुसार यह जो अनंत नीला आकाश है जो अनंत तक फैला हुआ है उसमें असंख्य लोगों ने अपने जीवन का इतिहास लिखा है, जिसे पढ़कर कवि को ऐसा प्रतीत हो रहा है, कैसा लग रहा है कि मानो उन्होंने स्वयं की आत्मकथा लिखकर खुद का
मजाक उड़ाया हो। यह लोग अपना व्यंग्य मलिन उपहास, अपना ही उपहास उड़ा रहे हैं, अपना ही मजाक उड़ा रहे हैं और लोग इन्हें पढ़कर उन पर हंस रहे हैं। अगली पंक्तियां देख ले हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, तुम सुनकर सुख पाओगे देखो यह गागर रीति। इन लाइनों से कई बार प्रश्न पूछा गया है, आप इनको ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहे हैं कवि कि इतना सब कुछ हो जाने के बाद में तुम सुनकर सुख पाओगे। मतलब कवि कह रहे हैं अपने मित्रों से, एक प्रश्न करने के लिए बाध्य हो जाता है कवि कि क्या तुम भी यही चाहते हो कि मैं अपनी जीवन की सारी दुर्बलताएं लिख डालूं, अर्थात मेरा जीवन जो है वह दुर्बलताओं से भरा हुआ है और तुम फिर भी ये चाहते हो कि मैं अपने जीवन की सभी दुर्बलताएं अपने आप बीती वो सब कह डालूं, उन्हें लिख डालूं, जिन्हें पढ़कर तुम लोग मेरे जीवन की खाली गगरी को देखकर मेरा मजाक उड़ाओगे। तो देखोगे यह गागर रीति, यह जो गागर रीति है यह खाली की खाली रह गई, इसलिए मैं अपने जीवन का उपहास नहीं उड़वाना चाहता। किंतु कहीं ऐसा न हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रसले अपनी भरने वाले। आगे कवि कहते हैं कि जिन मित्रों ने कवि से आत्मकथा लिखने का आग्रह किया था, उनसे कवि कह रहे हैं कि मेरी आत्मकथा पढ़कर और मेरे जीवन की गगरी खाली देखकर कहीं ऐसा न हो कि तुम ही मेरे दुखों का कारण स्वयं को समझ बैठो। तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो, तुम स्वयं को ही मेरे दुखों का कारण समझ बैठो कि तुम ही ने मेरी जीवन रूपी गगरी को खाली किया है। मेरा रसले अपनी भरने वाले, यानी तुम ही खाली करने वाले, तुम स्वयं को ही मेरे जीवन रूपी गगरी को खाली करने वाला मान बैठो। आगे देखते हैं। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ कि कवि कह रहे हैं कि मेरा जो स्वभाव है वह बहुत सरल स्वभाव है, इस स्वभाव के कारण उन्हें कई लोगों ने धोखा भी दिया है। यह विडंबना है कि अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, कि मुझे मेरे सरल स्वभाव के लिए कई बार धोखा खाना पड़ा है, जिनसे उन्हें कष्ट सहना पड़ा है, परंतु इसके बावजूद भी कवि को अपने स्वभाव पे कोई मलाल नहीं है और वो अपनी आत्मकथा में इसका मजाक नहीं उड़ाना चाहते। वो कह रहे हैं कि हे सरलते, मैं फिर भी तेरा मजाक उड़ाना नहीं चाहता, मेरा सरल स्वभाव है, इस वजह से मुझे कई जगह धोखा खाना पड़ा है, मुझे कई जगह कष्ट सहना पड़ा है, लेकिन फिर भी मुझे कोई मलाल नहीं है। ना वो अपनी भूलें बताना चाहते हैं, भूलें अपनी या प्रवंचना औरों की दिखलाओं में, अर्थात ना वे अपनी भूलें बताना चाहते हैं और ना ही वो छल कपट गिनाना चाहते हैं जो उन्हें सहन करना पड़ा। किससे कह रहे हैं कि उनका जो स्वभाव है वो अत्यंत सरल है, इस वजह से ही उन्हें यह सब सहन करना पड़ रहा है। आगे कहते हैं, उज्ज्वल उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। कवि क्या कह रहे हैं कि वो रातों के हसीन लम्हे जो उन्होंने अपनी प्रेमिका के साथ बिताए थे, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, उन मधुर चांदनी रातों की उज्ज्वल गाथा को मैं कैसे गाऊं जो मैंने अपने प्रेमिका के साथ बिताए थे। वो साथ में हंसकर की गई मीठी मीठी बातें, अरे खिलखिलाकर हंसते
होने वाली उन मीठी मीठी बातों का जिनका मैंने अनुभव किया था, वो ये अनुभव कैसे और क्यों अपनी आत्मकथा में लिखकर लोगों को मैं सुनाऊं। अर्थात वो उज्जवल गाथा जो मैंने अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रात में खिलखिलाकर हंसते हंसते जो बातें की थी, वो इस आत्मकथा में मैं क्यों सुनाऊं। ये तो उनकी जीवन की पूंजी है और इस पर सिर्फ और सिर्फ उनका हक है। ये सब मैं अपनी आत्मकथा में लोगों को नहीं बताना चाहता, लोगों से ये सब शेयर में नहीं करना चाहता। आगे कवि कह रहे हैं कि मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जीवन भर कवि ने जिन सुखों की कल्पना की और जिनके सपने देखकर कभी 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 जाग जाता था, उनमें से कोई भी सुख उन्हें नहीं मिला। अर्थात जो स्वप्न उन्होंने देखा, वह स्वप्न में भी जो सुख उन्होंने देखा वो आज तक कवि को सुख नहीं मिला। कवि ने जब भी अपने हाथों को फैलाकर अपनी प्रेमिका को अर्थात उन सुखों को गले लगाना चाहा, सुख किसको कहा है, किसका नाम दिया है, प्रेमिका को गले, अर्थात उन सुखों को जब वह गले लगाना चाहता था, उसी समय वह स्वप्न टूट जाता था। यानी वह जो प्रेमिका थी वह मुस्कुराकर भाग जाती थी, वह स्वप्न टूट जाता था। वह प्रेमिका आलिंगन में आते आते अर्थात उसको गले लगाते लगाते उसकी आँख खुल जाती थी और वह सपना टूट जाता था और वो प्रेमिका मुस्कुराकर भाग जाती थी। आगे देखिए, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया। जिसके करुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में कवि क्या कह रहे हैं कि अपनी प्रेमिका की सुंदर का बखान कर रहे हैं कि उनकी प्रेमिका के लाल लाल गाल इतने सुंदर थे जैसे अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। कैसे थे, जैसे उषा भी अपनी लालिमा उन्हीं से उधार लेती थी। अर्थात अपनी प्रेमिका के जो इन्होंने लाल लाल गाल दिखाए हैं वो उषा की जो लालिमा है उससे भी अत्यधिक लाल यहाँ दिखाए। आगे कवि कह रहे हैं, उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पति की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। उसकी स्मृति पाथे बनी, अर्थात कवि कहता है कि उसकी जो प्रेमिका के साथ बिताए जो पल थे, जो अच्छे लम्हे थे, जो अच्छे पल थे, वो आज भी कवि इस अकेले संसार में अपना जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके जीवन का एकमात्र सहारा वो उसकी थके पति की पंथा की, वो थके हुए पति के लिए बड़े ही सहारे का काम कर रही हैं। तो क्या तुम मित्र मेरी उन यादों को देखना चाहते हो, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंधा की। अर्थात क्या तुम मेरी उन यादों को देखना चाहते हो और इस प्रकार मेरी आत्मकथा पढ़कर मेरी भूली हुई यादों को फिर से कुरेदना चाहते हो और मेरी यादों की चादर को तार तार कर देना चाहते हो। अर्थात वो जो मेरे पुराने जो सपने हैं, पुरानी जो प्रेमिका की यादें हैं, जो पुरानी बातें हैं, इस आत्मकथा के माध्यम से तुम उस जीवन को क्यों उधेड़ना चाहते हो, उन पुरानी बातों को मुझे याद क्यों दिलाना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं कहूँ। यहाँ सीवन को उधेड़ना अर्थात जो पुरानी बातें हैं, जो पिछली यादें हैं, उनको वापस से याद दिलाना। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। कवि इन पंक्तियों में कह रहे हैं कि महानता का पता कैसे चलता है। उनके अनुसार कि जीवन बहुत ही सरल और सादगी भरा है, वह स्वयं को तुच्छ मनुष्य मानते हैं। छोटे से जीवन की उनका जो जीवन है वो छोटा सा है, वो तुच्छ सादगी और सरलता भरा है। उनके अनुसार उनके जीवन में ऐसा कोई बड़ा कार्य नहीं हुआ, बड़ी कथाएं
मैं अपने छोटे से जीवन की बड़ी बड़ी कथाएं कैसे कह दूं, मैं झूठ कैसे बोल दूं। मेरा जीवन तो सामान्य जीवन रहा है, छोटा सा जीवन रहा है। ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया जिससे मैं उसकी बड़ी बड़ी बातें बनाकर बड़ी बड़ी यश गाथाएँ आपको लिख कर दे दूँ। इसलिए क्या कह रहे हैं, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। तो क्या यह सही नहीं है कि मुझे दूसरों की गाथाओं को ही सुनना चाहिए और मुझे मौन रहना चाहिए। अर्थात मेरा तो जीवन छोटा सा है, उसकी बड़ी कथाएं मैं नहीं कह सकता, मुझे मौन रहना चाहिए, मुझे औरों की कथा सुननी चाहिए। अंत की 2 पंक्तियां हैं वो देखते हैं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहे हैं कि अपने मित्रों से तुम मेरी भोली भाली सीधी सादी आत्मकथा सुनकर भला क्या करोगे। अर्थात मेरा छोटा सा जीवन है, छोटी छोटी कहानियाँ हैं, बड़ी कथाएं मैं नहीं कह सकता। सुनकर क्या तुम भला करोगे, तुम मेरी छोटी छोटी सीधी सीधी बातें सुनकर क्या करोगे। मेरी भोली आत्मकथा, अपनी जो आत्मकथा है उसको कैसी बताया, भोली भाली और सीधी सादी। मेरी जो आत्मकथा है वह तो भोली भाली और सीधी सादी है, उसको सुनकर क्या करोगे। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। क्या कह रहे हैं कवि कि उसमें तुम्हारे काम के लायक कुछ मिलेगा भी नहीं। मैंने ऐसा कोई महानता का कार्य भी नहीं किया है जिसका वर्णन मैं यहाँ करूँ। अब मेरे जीवन के सारे दुख शांत हो गए हैं और मुझ में अब उन्हें लिखने की इच्छा शक्ति भी नहीं रही है, इसलिए अभी समय भी नहीं, थकी हुई है मेरी मौन व्यथा। जो मेरी मौन रहने की जो व्यथा है, जो इच्छा शक्ति है लिखने की, वह थकी हुई है, वह मौन है। तो ये आत्मकथा कथ्य कविता हमने देखी। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए आप। पहला प्रश्न है कि कवि आत्मकथा लिखने में क्यों हिचकिचाता है या उस आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। कवि आत्मकथा लिखने से इसलिए बचना चाहता है क्योंकि उनका जो जीवन है वो दुखी घटनाओं से भरा पड़ा है। अपनी सरल से छोटे से जीवन में उन्हें कई बार लोगों से धोखा मिला, वे मजाक का कारण नहीं बनना चाहते। उन्हें लगता है कि उनकी आत्मकथा में कुछ भी ऐसा रोचक नहीं है जो वो बताना चाहे। आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, जो अंत की पंक्ति हमने पढ़ी है, कभी ऐसा क्यों कहता है। वह कहता है कि ऐसी कोई बहुत बड़ी उपलब्धि मैंने हासिल नहीं की है, मेरा जीवन तो संघर्षों से भरा हुआ रहा है। वह अपने अभावग्रस्त जीवन के दुखों को खुद तक सीमित रखना चाहते हैं, इसलिए कवि कहते हैं कि आत्मकथा लिखने का अभी समय नहीं हुआ है, वह मेरी मौन व्यथा के रूप में चुप पड़ा हुआ है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति को पाथ्य बनाने से कवि का आशय है कि जीवन मार्ग में जो प्रेरणा है उससे इन्होंने पाथ्य से, स्मृति में पाथ्य से आशय लिया है कि कवि ने जो सुख के स्वप्न देखे हैं वह उसे कभी प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कवि स्वयं को जीवन यात्रा से थका हुआ मानता है। जिस प्रकार पाथ्य यात्रा में यात्री को सहारा देता है, आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, ठीक उसी प्रकार स्वप्न में उसके द्वारा देखी हुई सुख की स्मृति भी कवि को जीवन मार्ग में आगे बढ़ने का सहारा देती है। आगे देखिए, भाव स्पष्ट कीजिए। हम कविता पढ़ते समय इनका भावार्थ देख चुके हैं, लेकिन एक बार फिर देख लेते हैं। कौन सी पंक्तियों का पूछ रहे हैं भाव। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। हमने देखा था कि वो अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने ही वाले हैं कि वो मुस्कुरा करके भाग जाती है। यहाँ कवि कहते हैं कि जिस प्रकार जो प्रेम के विषय में कवि सपना देख रहा होता है और वह उन्हें कभी प्राप्त नहीं होता है, उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रह जाता है। सुख उसके बेहद करीब आता है, वह अपनी प्रेमिका को आलिंगन में लेने ही वाला होता है कि वह मुस्कुराकर भाग जाता है, अर्थात सुख उनके करीब आ करके उनसे दूर हो जाता है।
अगली पंक्ति है, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया। बड़ी ही अच्छी पंक्तियां हैं। इन पंक्तियों में कवि ने अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि उनके प्रेयसी के गालों की लालिमा इतनी अधिक है कि उषा की जो लालिमा है वह भी उसके सामने फीकी नजर आती है। अर्थात उसकी जो प्रेमिका की लालिमा है वह उषा से भी अधिक सुंदर इन्होंने बताई है। अगला प्रश्न देखते हैं, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। कवि अपने प्रेयसी के साथ बिताए उन लम्हों को, निजी प्रेम के मधुर और सुख भरे क्षणों को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहता। कवि कहता है कि चांदनी रातों में बिताए गए वे सुखदायी क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह हैं। इन स्मृतियों को वह औरों को बताकर अपनी मजाक नहीं उड़ाना चाहते। उन स्मृतियों को वह निजी संपत्ति की तरह अपने पास रखना चाहते हैं। इसलिए इस आत्मकथा में कवि किन चीज़ों को नहीं बताना चाहते, उन उज्जवल गाथाओं को जो अपनी प्रेमिका के साथ चांदनी रातों में उन्होंने बिताए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, आत्मकथ्य कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं 100 उदाहरण स्पष्ट कीजिए। जो आत्मकथ्य कविता हमने पढ़ी है उसमें कवि ने खड़ी बोली में ये कविता लिखी गई है और कोमल शब्द हैं, जिसके अरुण कपोलों की जो मतवाली सुंदर छाया में लाइन आती है वो खड़ी बोली की कोमलकांत पदावली में लिखी हुई भाषा है। जो संपूर्ण कविता है आत्मकथ्य उसमें मानवीकरण शैली का प्रयोग किया गया है, जो छायावाद की प्रमुख विशेषता है। मानवीकरण का आशय है कि जो प्रकृति है उसको मानव के रूप में देखकर अपने साथ उसको जीना। इसमें तत्सम शब्दों का प्रयोग देखने को मिलता है और गे शैली में और छंदबद्ध तरीके से ये कविता लिखी गई है। जैसे ये दोहा हमने पढ़े, ये सब इन्हें हम गा सकते हैं। मिला कहाँ है सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर है भाग गया था। गीत शैली में लिखी हुई है। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। तो इनकी जो सभी पंक्तियां हैं उन्हें हम गा सकते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कवि ने जो स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया है। कविता में अपनी प्रेयसी के साथ कुछ जो क्षण इन्होंने बिताए हैं, क्षण बिताने का इन्हें जो मौका मिला है, आलिंगन में आने से पूर्व उनकी प्रेयसी उनसे दूर चली जाती है और चांदनी रात में प्रेयसी के साथ हुई बातें सदा के लिए वो दुख में तब्दील हो जाती है। इसलिए जो सुख का स्वप्न है वो देखते हैं, वो कविता में इस तरह से इन्होंने बताया है। रचना और अभिव्यक्ति के प्रश्न हैं, जिसमें इस कविता के माध्यम से प्रसाद जी के व्यक्तित्व की जो झलक मिलती है अपने शब्दों में बताइए। प्रसाद जी छायावादी काव्य के प्रवर्तक कवि रहे हैं। उनका जीवन सादगी भरा रहा है और अभावग्रस्त जीवन इन्होंने जिया है। वे विनम्र स्वभाव के कवि रहे हैं। दिखावे वाली कोई चीज़ इनके जीवन में नहीं रही है, इसलिए जो इनके व्यक्तित्व की जो सादगी है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। अपनी कमज़ोरियों को वो सबके सामने लाने में हिचकते भी नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसा करके वो अपना उपहास का पात्र बनेंगे, लेकिन अपने दुखों को वो खुद तक सीमित नहीं रखना चाहते थे। आप किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना चाहेंगे, ये आपके व्यवहारिक प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आप अपने विचारों के माध्यम से दे सकते हैं कि आपको किन व्यक्तियों की आत्मकथा पढ़ना अच्छा लगता है। कोई भी अपनी आत्मकथा लिख सकता है, बिल्कुल लिख सकता है। आप भी अपनी आत्मकथा लिख सकते हैं। फिर आगे कुछ हम कठिन शब्दार्थ देखते हैं जो परीक्षा में कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। मधुप, मनरूपी भौरा, अनंत नीलिमा, अंतहीन विस्तार, व्यंग्य मलिन, खराब ढंग से निंदा करना, गागरिति, ऐसा मन जिसमें कोई भाव नहीं रहा हो, खाली पड़ा हो, प्रवंचना यानी धोखा, मुस्कुराकर यानी मुस्कुराकर, अरुण कपोल यानी लाल गाल, अनुरागिनी उषा यानी प्रेम भरी भोर, स्मृति पाथे यानी स्मृति रूपी संबल, पंथा यानी रास्ता रहा, कंथा यानी अंतर्मन।
ये आप ध्यान में रखेंगे। पंथा और कंथा, पंथा का मतलब रास्ता और कंथा का मतलब अंतर्मन, गुदड़ी जिसकी बात कवि करते हैं। ये भी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे कि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रगतिशील चेतना की साहित्यिक मासिक पत्रिका हंस, जो प्रेमचंद ने सन 1930 से 1936 तक निकाली, उन्हें सन 1986 ईस्वी में यह साहित्यिक पत्रिका निकल रही है और इसके जो संपादक हैं वो राजेंद्र यादव हैं। हाल फिलहाल राजेंद्र यादव जी भी नहीं रहे हैं और इसके जो संपादक हैं वो वर्तमान में शायद संजय सहाय हैं। बनारसी दास जैनकृत अर्धकथानक हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। इसकी रचना 1641 ईस्वी में हुई और यह पद्यात्मक है। आत्मकथ्य का एक अन्य रूप यह भी देखिए, मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ। मैंने कहा ना कि ये गे शैली में लिखी है, मन करता है कि इसको गाया जाए, पढ़ा जाए। मैं वह खंडहर का भाग लिए फिरता हूँ, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपनाए, मैं दुनिया का हूँ एक नया दीवाना। मैं दीवानों का विष लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको सुनकर जग झूम झुके लहराए, मैं मस्तिष्क का संदेश लिए फिरता हूँ। ये जो आत्मकथा है वह हरिवंश राय बच्चन की आत्मपरिचय कविता का अंश है। यह भी गे शैली में है और जो हमने पढ़ी वह भी गे शैली में है। कवि ने आत्मकथ्य कविता में जीवन के किस पक्ष का उल्लेख किया है? अपने दुखद पक्ष का उल्लेख किया है और छायावादी शैली में यह लिखी हुई कविता है। पत्तियों का मुरझाना हम बात कर चुके हैं। ढलती उम्र और जीवन के आनंद की समाप्ति का संकेत है। गिरते हुए जो पत्ते हैं वो जीवन की नश्वरता का प्रतीक है। मधुप गुनगुनाकर कह चाहता कोई कहानी में मधुप किसके लिए आया है? मन रूपी भौरे के लिए हम बात कर चुके हैं। अपने रिक्त जीवन को कवि ने क्या कहा है? गागरीति या अभावग्रस्त जीवन। कवि किस विडंबना की बात कह रहा है? अपने जीवन की कथा लोगों को कैसे बताए? वह अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अपने साथ हुए विश्वासघात को उजागर नहीं करना चाहता। कवि जीवन की उज्जवल गाथा क्यों नहीं गाना चाहता? कवि जीवन की उज्जवल गाथा इसलिए नहीं गाना चाहता कि उसका जो जीवन है वह सुखद नहीं रहा है। कवि के जीवन में सुख स्वप्न की भांति रहे हैं, इसलिए वह उज्जवल गाथा नहीं गाना चाहता। कवि ने पाथे किसको माना है? कवि ने पाथे उन सुखद क्षणों को माना है जो स्वप्न की भांति आए और वापस चली गई। सीवन को उधेड़ना से कवि का क्या आशय है? उक्त कविता में सीवन को उधेड़ने का आशय है पुरानी बातें दोहराना या दुख को बढ़ाना। कवि अपनी व्यथा को रखना चाहता है। कवि जो अपनी व्यथा है उसको मौन रखना चाहता है, क्योंकि व्यथा जागेगी तो पीड़ा होगी और सुनाने के लिए कुछ है ही नहीं ऐसा, इसलिए वह कहता है कि व्यथा को मौन ही रहने दो। कवि ने अपना दुख प्रकट करने हेतु किसका प्रयोग किया है? कवि ने अपना दुख प्रकट करने के लिए मधुप और पत्तियों का प्रयोग किया है। मधुप से उसका आशय अपने मन रूपी भंवरे से है, पत्तियों का प्रयोग किया है। इसके अलावा अनंत नीलिमा और जीवन इतिहास का प्रयोग अपना दुख प्रकट करने के लिए इस कविता में कवि ने प्रयोग किया है। कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाहता? कवि अपनी दुर्बलताओं और अपने मित्रों की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। अपने मित्रों के सामने अपनी दुर्बलताओं की हंसी नहीं उड़ाना चाहता। तो कवि किसकी हंसी नहीं उड़ाना चाह रहा? अपनी दुर्बलताओं की। विडंबना में कौन सा अर्थ छुपा है? विडंबना में निराशा और उपहास दोनों अर्थ छुपे हुए हैं। कवि कैसा स्वप्न देखकर जाग गया? जिसे वह चाहता था वह उसे नहीं मिल पाया और वह स्वप्न देखकर जाग गया। कवि ने भोर को कैसा माना है? कवि ने भोर को सुखद, सुहावना, प्रेम और लीला से युक्त सभी तरह से काम में लिया है। अर्थात जो भोर है वह सुखद होती है, सुहावनी होती है और प्रेम से युक्त लाली को लिए हुए होती है। कंथा का प्रयोग कवि ने किस अर्थ में किया है? कंथा का जो शाब्दिक अर्थ होता है उसका गुदड़ी होता है और कंथा का जो अन्य अर्थ उन्होंने लिया है वह है अपने स्वयं के अंतर्मन से। कवि ने अपनी कथा को कैसा माना है? कवि ने जो अपनी कथा है उसको भोली और सीधी सादी कहा है। मौन व्यथा हृदय में क्या कर रही थी? थक करके सो रही थी। असंख्य जीवन इतिहास, असंख्य जो जीवन इतिहास है वह मानव मन में उठने वाले असंख्य जो विचार हैं उनके लिए इस कविता में असंख्य जीवन इतिहास का
शब्द आया है। अरि सरलते अपनत्व का भाव दर्शा रहा है, जो अपने स्वभाव को अत्यंत सरल बताते हुए कहते हैं कि कई लोगों ने उन्हें धोखा दिया है, इसलिए अरे सरलते, मेरा स्वभाव, कवि कहते हैं कि अत्यंत सरल है, इसलिए मुझे कई लोगों से धोखा मिला है। आज के लिए इतना ही। ये सभी प्रश्न आप अच्छे से देख लेंगे। यहाँ आप इस प्रश्न को एक बार अच्छे से देखेंगे कि कवि ने किस विडंबना की बात इस कविता में की है। तो कवि ने अपने जीवन की कथा लोगों को कैसे कहूँ, ये उनके सामने एक विडंबना होती है, क्योंकि उनके जीवन में ऐसा कुछ कहने के लिए होता नहीं है और वह चाहते हैं कि अगर मैं अपनी ये कथा कहूँगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, क्योंकि मेरे साथ विश्वासघात जो हुआ है उसको मैं उजागर नहीं करना चाहता। इस विडंबना की बात कवि ने इस कविता में की है। तो आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में हम अगला पाठ पढ़ेंगे। धन्यवाद।